दोस्तों, मैं आपका अपना भाई कमलेश तिवारी आज पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों बेसिक ब्रॉड एजुकेशन बाई केपी सर, ये मेरा चैनल है। और हमारे चैनल तक पहुंचने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में लिखें केपी तिवारी TIWARI आगे पुनः केपी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इतिहास से संबंधित मैं वीडियो बना के अपने इस यूट्यूब चैनल में डालता हूं, जो इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कई हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। इसको आप देखिए, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतिहास की जो भी चैप्टर लेता हूं उसमें उन बारीक से बारीक एक तरह से इतना डीपली मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि मेरे दोस्तों, अगर परीक्षा में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप हमारी वीडियो देखें तो आपसे अछूता न रहे। आप हमारे वीडियो पर एक बार जरूर सर्च करें और पढ़ें। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी। अब यह दोस्तों स्वराज पार्टी क्या थी, ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था, और इसकी स्थापना की गई 1923 में, 1923। और अभी हमने जो अपनी एक पिछली वीडियो आप देखिए तो मैंने पढ़ाया कि 1922 का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, सहयोग आंदोलन। यह गांधी जी के नेतृत्व में चला था। और अब कांग्रेस के ही अंदर क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लोगों को स्वराज पार्टी की स्थापना करना पड़ा 1923 में। इसके नेता कुछ कांग्रेस के ही प्रमुख नेता थे जो कांग्रेस को छोड़कर और इस पार्टी की स्थापना किया। और इस पार्टी को यह भी कहा जाता है कि यह कांग्रेस की विरोधी थी, कांग्रेस की यह विरोधी थी, कांग्रेस विरोधी। तो दोस्तों, कहीं कहीं यह भी पढ़ने में आता है कि कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, किसने किया। आज बहुत ही मजेदार चैप्टर मैं लेके आया हूं और आपको इतना बढ़िया संक्षिप्त समझाऊंगा कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो दोबारा आपको स्वराज पार्टी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम समझते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई और क्यों की गई। इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो देखिए, 1 जनवरी 1923 की घटना है इलाहाबाद में। और ये स्वराजवादियों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इसके सदस्यों में एक थे विट्ठल भाई पटेल, नरसिंह चिंतामन केलकर, CR दास, जिन्हें इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, ठीक है। और एक इनका उपनाम भी है, भारत में इन्हें प्रेम से लोग कहते थे देश बंधु। यह भी परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। अब आप लोग अभी यही पढ़े होंगे, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। इसमें कुछ और भी प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें विट्ठल भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, और नरसिंह चिंतामन केलकर, CR दास जिन्हें देशबंधु कहा जाता था, और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराजियों ने अपनी एक बैठक की और 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज का अर्थ है भारतीय भाषा में अपना राज्य, अपना राज्य। और इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे अधिक शासन मिले और राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, इसका जो उद्देश्य था। और इसका गठन था कि अब गठन के बाद पहले हम कुछ ऐसी बातों को बताएं जिससे आपको यह बातें अच्छी लगे। तो हम चलते हैं 1916 में चलते हैं। कांग्रेस में 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। एक थे
अच्छा बच्चों, एक चीज है आप जानिए कि जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे और जो व्यक्ति थे जो पूरे भारत के, उन्होंने अपना एक दल बनाया था, उसका नाम था कांग्रेस। और सारे लोग उसी कांग्रेस के मंच पर आकर के अपने अधिकार की मांग करते थे, अपनी रणनीति की योजना बनाते थे। और उस कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष एक बार अधिवेशन होता था भारत के विभिन्न जगहों पर, और जब जरूरत पड़ती थी तो विशेष अधिवेशन बुला लेते थे। तो उस समय 1916 की घटना है कि भारत में दो प्रमुख व्यक्तित्व थे। एक तो थे बाल गंगाधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट। ये लोगों ने भारत के लिए एक आंदोलन, आजादी के लिए एक आंदोलन चलाया, होम रूल आंदोलन। और यह आंदोलन इतना तीव्र हुआ, इतना समर्थन मिला लोगों को कि सरकार इससे डर गई। अंततः तिलक और बेसेंट को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और 1916 में जब एनी बेसेंट अखिल भारतीय स्तर पर इन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इनकी इतनी प्रतिष्ठा मिल गई थी कि कांग्रेस ने 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, इनके प्रतिष्ठा की वजह से, इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। और तो जब ये 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता में ये अध्यक्ष बनी, तो अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यह प्रथम महिला थी कांग्रेस के मंच पर, या कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वह भी यह विदेशी महिला थी। अगर भारतीय बात पूछे तो भारतीय महिला दूसरी है, यह प्रथम विदेशी महिला थी एनी बेसेंट, यह आयरलैंड की थी। ठीक है। और जब यह कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बनी, तो यहाँ पर, अब ये तो यहाँ पर तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। अब इस पर अगर हम चलेंगे तो ये ज्यादा डीप होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है स्वराज पार्टी। तो जब इन दोनों का प्रभाव बढ़ा, तो हमारे उदारवादी नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और जब इन्होंने कुछ उदारवादियों को लेकर, और इन्होंने कांग्रेस में त्याग पत्र दे दिया, कहा भाई मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस में बड़े बड़े उग्र व्यक्ति आ गए हैं जो इनका विचार ही नहीं है, वो मारधाड़ करने वाले हैं, तो हम चले भैया अपना रास्ता अलग बना लें। तो ये उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग होकर इन्होंने अपना एक दल बना लिया। इन्होंने, दोस्तों ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। तो ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब अलग हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और किसकी वजह से? उग्रवादियों के। तो इन्होंने अपना एक दल बनाया, नेशनल लिबरल का अर्थ है उदारवादी, नेशनल लिबरल फेडरेशन, यह इन्होंने संगठन बनाया। और इस संगठन बनाने का इनका उद्देश्य था, अब उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उदारवादी नेता, कि अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि हम उदारवादियों को 10 वर्ष तक ऐसा मिलाए रखें कि हम जो चाहे सो कार्य करें। तो उसी समय अंग्रेजी सरकार ने एक नीति चली, तो जो नीति चली तो उसका उद्देश्य था कि हम उदारवादियों को 10 वर्ष तक मिलाए रखें। तो अंग्रेजी सरकार ने तुरंत एक अधिनियम ले आ दिया 1919 में, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम ले आया, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब यह अंग्रेजी सरकार जब ले आई, तो उसका उद्देश्य था कि मैं उदारवादियों को अपने ओर मिलाए रखूं, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे उदारवादियों को, न कि तिलक और बेसेंट जैसे उदारवादियों को, उग्रवादियों को। तो इस शासन अधिनियम में हुआ क्या, अब इसकी विशेषता थी कि पहली बार उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी यह शब्द आया, अर्थात जो आज की हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली है,
तो वह उत्तरदायी होती है जनता के प्रति। तो पहली बार इस अधिनियम में उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया और उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया कि भारतीयों को कुछ हद तक संतुष्ट करने के लिए, उनकी मांगों को पूर्ति के लिए कि शासन में उनका भी अधिकार हो, उनकी भी भागीदारी हो, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम सरकार ले आया और पहली बार उसमें उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया। यह अंग्रेजों की एक चाल थी। अब यह शासन की जो बातें हैं, जब यह वीडियो दूसरा बनाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अभी आपको थोड़ा शार्ट दे रहा हूं 1923 तक चलने के लिए। तो उत्तरदायी शासन का जब प्रयोग हुआ तो यहां पर हुआ कि केंद्र और प्रांत में विधानमंडल की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में विधानमंडल और उनमें चुनाव हुआ, उनमें चुनाव होना था, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने सहयोगियों के साथ जब 1920 में पहली बार चुनाव हुआ तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने सहयोगियों के साथ लेकर के चुनाव में कूद पड़े कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं विधानमंडल में जाऊंगा और अपनी मांग रखूंगा, अपनी मांगों को पूर्ति करवाऊंगा। लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस में उस समय मुखिया हो गए थे महात्मा गांधी। 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी ने कहा कि मैं इस चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा और कांग्रेसियों को उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग हिस्सा मत लीजिए। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इनका विचार था कि मैं चुनाव में हिस्सा लूं। अब देखिए आगे कहानी, पहले इसको मिटाता हूं। अब देखिए गांधी जी 1920 में और 21 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन वो आपको ज्यादा पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए। 1920 और 21 में असहयोग जब आंदोलन शुरू हो गया तो गांधी जी ने यह मन बनाया था कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, सहयोग नहीं असहयोग, किसी भी बात को, जैसे पद को त्याग देंगे, डिग्रियां लौटा देंगे, विद्यालय छोड़ देंगे, शराब नहीं पिएंगे, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, विदेशी वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी पूर्ण रूप से उनका सहयोग, सरकारी गाड़ी पर नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि यह असहयोग आंदोलन हिंसक न हो। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो गई और यहाँ एक थाने को क्रुद्ध भीड़ ने आग लगा दी, उसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए, जलकर मर गए, तो 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन 1922 को वापस कर लिया कि भाई अब मैं इस आंदोलन को नहीं चलाऊंगा क्योंकि अभी हिंसक हो रहा है। ठीक है, और अब गांधी जी, ये फरवरी घटना है, अब 10 मार्च को गांधी जी 1922 को गिरफ्तार कर लिए गए और जो न्यायाधीश था ब्रूम फील्ड ने इनको 6 वर्ष की सजा दे दी, कारावास की 6 वर्ष की सजा दे दी। अब नेतृत्व चल रहा था गांधी के, कांग्रेस का, और जब गांधी जी जेल चले गए तो कांग्रेस की नैया पुनः डगमगा गई और देश में अजीब सा माहौल हो गया। और कुछ लोग जो थे वह यह नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन वापस हो। पिछली वीडियो को देखिए तो मैं उसमें सारी बातें पढ़ाया हूं। और बहुत से नेता इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण कांग्रेस को भी छोड़ दिए। अब स्थिति देश की अजीब वातावरण हो गया। अब लोगों में यह था कि आंदोलन जीवित रहे, आंदोलन जीवित रहे, जिंदा रहे। और यह जिंदा कब रहेगा? जब इस कांग्रेस को कुछ बढ़िया नेतृत्व मिले, मार्गदर्शन हो। लोगों में बड़ी अजीब सा माहौल था, देश का अजीब सा वातावरण था। अब उसी समय कुछ लोग उत्पन्न हुए कांग्रेस के ही अंदर और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को 1923 में चुनाव पुनः होने जा रहा था
1923 में चुनाव होने जा रहा था और गांधी जी जेल में थे, तो कुछ कांग्रेसियों ने सोचा कि क्यों न हम चुनाव में हिस्सा लें, चुनाव में हिस्सा लें और हम विधानमंडल तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? अब हम बाहर से न लड़े, हम चुनाव लड़े, जीते और विधान सभाओं में जाएं, विधान मंडलों में जाएं। आज हमारे यहाँ जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो विधानमंडल राज्य में है, उसके 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो भारतीयों ने सोचा कि क्यों न हम इन विधान मंडलों में जाएं। अब सीधा सीधा, अब हम सड़क से लड़ाई न लड़े, अब हम जीते, सांसद और विधायक बने और वहां पहुंचे, अंग्रेजी सरकार जो नीति बना रही है और हम देखें कि हमारे खिलाफ है, उसको मैं रोक दूं, जनता के खिलाफ है मैं रोक दूं, भैया मैं ये कानून पास नहीं होने दूंगा। और विधान मंडलों में प्रवेश के लिए एक दल बना, प्रवेश के लिए एक दल बना जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब आपको समझ में आ रहा है कि स्वराज पार्टी क्या था? विधान मंडलों में मैं जाऊं, चुनाव लड़ूं, सांसद विधायक बनूं और अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को मैं रोक दूं, जिससे सरकार की शक्ति बढ़ रही है मैं उसको रोक दूं, मेरे जनता का जहां नुकसान हो रहा है मैं उसको रोक दूं। तो कांग्रेस में चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, विधानमंडलों में प्रवेश के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में CR दास, चिंतामण केलकर, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष होता है। अब कांग्रेस का 1922 में गांधी जी जेल चले गए, आंदोलन खत्म हुआ और दिसंबर में कांग्रेस का गया अधिवेशन था। अब दोस्तों देखिए, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, तो दोस्तों जब 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन गया में होना था और इसका अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष CR दास थे, तो यहां पर एक बात कही गई, एक प्रस्ताव पेश किया गया कि हम विधान मंडल में प्रवेश करें, चुनाव लड़ें। और यह प्रस्ताव जो है, कुछ विधानमंडल में प्रस्ताव जो था जाने की, विधानमंडलों में प्रवेश यानी विधानमंडलों में जाने का जो प्रस्ताव था, कांग्रेस के जब मंच पर यहां आया, अध्यक्ष CR दास थे और यह योजना बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने, CR दास उसके समर्थक थे। और जब इन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया तो यह प्रस्ताव अस्वीकार हो गया, यह अस्वीकार हो गया, अस्वीकृत हो गया। अब सोचिए, अध्यक्ष CR दास, प्रस्ताव इन्हीं का, और जब अस्वीकृत हो गया तो इन्होंने कहा भैया अब मैं भी कांग्रेस में नहीं रहूंगा। और ये अपने समर्थकों को लिए, यह दिसंबर 1922 की घटना है, ठीक है। साल का जब माह खत्म होता है दिसंबर, नया साल जनवरी, और 1 जनवरी को इन्होंने इलाहाबाद में पहुंचकर, ठीक है, और वहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। स्वराज पार्टी की स्थापना किया और इसका उद्देश्य बनाए, इसका संविधान भी बनाया, जो मैं आगे बता रहा हूं। दोस्तों, जब कांग्रेस ने गया अधिवेशन में विधानमंडलों के प्रवेश की जो आवेदन था, उसको जब अस्वीकार कर दिया, तो
अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेस में दो दल थे। एक तो गांधी के विचारों से सहमत थे कि भाई गांधी जी चाहते थे ना कि हम चुनाव न लड़े, विधानमंडल में न जाए, कांग्रेसवादियों को मना कर दिया था और गांधी जेल में थे। अब उनके समर्थक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। वो मोतीलाल के खेमे में है, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी समर्थक थे। और जवाहरलाल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये गांधी समर्थक थे। और राजगोपालाचारी, इनको प्यार से लोग चक्रवर्ती कहते थे। राजगोपालाचारी को इनकी उपाधि थी चक्रवर्ती, प्रेम से निकनेम था इनका, तो इसलिए इनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहा जाता था। अब ये गांधी समर्थक थे। ये कहे भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे नेता गांधी जी हैं, वो मना किए हैं, हमारा काम क्या है? अरे चरखा काटो, ठीक है, चरखा काटना, मद्य निषेध, हरिजनोद्धार, यानी गांधी जी के जितने भी सिद्धांत थे, इन लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस में मैं रहूंगा तो यही चलेगा, हम विधानमंडल में नहीं जाएंगे। अब इस खेमे में कौन थे? मैंने बताया CR दास, इनके भाई विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, विजय चिंतामन केलकर। ये चाहते थे कि ना भैया हमें तो विधानमंडल में जाना है चुनाव लड़ करके। और इसी दोनों दल के चलते जब उनका अधिवेशन नहीं हो पाया, मतलब वो विधेयक नहीं पास हो पाया, तो कांग्रेस में दो दल बन गए। अब उसको फूट न कहें। आगे चलकर गांधी जी जब जेल से छूटते हैं तो उन लोगों को अपनी तरफ मिलाते हैं। CR पैक्ट होता है, CR पैक्ट, गांधी और दास पैक्ट जो इतिहास में कहा जाता है, वो आगे चलकर बताता हूं। तो कांग्रेस यहां पर एक विभाजन से और गांधी जी ने बचा लिया था। अब चलते हैं स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी ने क्या उपलब्धि की? उसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 इलाहाबाद में। अध्यक्ष CR दास, सचिव मोतीलाल नेहरू, जो स्वराजी थे जैसे मदन मोहन मालवीय, उनका भी समर्थन मिलने लगा। MR जयकर का भी समर्थन मिलने लगा। इनकी संख्या ज्यादा हुई। अब इन्होंने मन बनाया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, विधानमंडल में प्रवेश करूंगा। अब स्थिति उधर गांधी जेल में। इस माहौल में सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा। कहां? दिल्ली में, कि सब कोई इकट्ठा हो, क्योंकि देश की बड़ी स्थिति खराब है। और इसी विशेष अधिवेशन दिल्ली में अध्यक्ष बने पहले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और आंसर है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? वो अबुल कलाम आजाद थे। ये 35 वर्ष के थे बच्चों। इनकी अवस्था क्या थी? 35 वर्ष, यानी ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब चलिए, अब जब इसका अधिवेशन यहां हुआ दिल्ली में, तो एक निर्णय लिया गया कि हम क्यों न स्वराजियों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत इनको कार्य करने के लिए छूट दे दी जाए। ये जो भी कार्य करें वो कांग्रेस संगठन के अंतर्गत करें। स्वराजियों को यहां विशेष अधिकार मिल गया। और अब यहां पर कांग्रेसियों स्वराजियों ने गांधी जी के दो शब्दों को उन्होंने अपने संविधान में या अपने कार्यक्रम में दोहराया कि मैं भी अहिंसा और असहयोग की नीति के साथ ही कार्य करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। अधिकार मिल गया चुनाव लड़ने के लिए। यह सितंबर का महीना है, नवंबर में चुनाव होना है, एक माह बाद, इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा। स्वराजी नवंबर
1923 के चुनाव में हिस्सा लिए और बढ़िया उपलब्धि प्राप्त किए। और जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुआ, इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर। तो इस बात की इस अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई कि आप विधान मंडल में प्रवेश करो, चुनाव लड़ो और मतदान करो। तो स्वराजियों को काकीनाडा में एकदम पक्का मुहर मार दिए कि भाई अब तुम जाओ चुनाव लड़ो। तो जब ये नवंबर 1923 में चुनाव लड़े, तब देखिए इनकी क्या उपलब्धि थी। केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीट में ये 44 सीट जीत लिए। सोचिए, आज हमारे यहाँ इसकी तुलना आप संसद से करिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। भाई लोकसभा की 545, उस तरह माने देखिए तो उस समय 101 सीट थी सांसद दो की, जिसमें 42 सीटें स्वराजियों ने जीत लिया। और दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीयों को संसद बनने का यही गौरव प्राप्त हुआ था। सांसद बने थे। सांसद आप समझ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद आप कहते हो, एमपी कहते हो। यहीं पर भारतीयों को सबसे पहले, और 1925 में तो विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुन लिया गया। सेंट्रल यानी केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था। किसको? विट्ठल भाई पटेल को। ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं, ये अध्यक्ष हुए थे। कब? 1925 में। यह स्वराज दल से ही संबंधित थे और पहली बार भारतीयों को सांसद बनने का यही गौरव प्राप्त हुआ था। अब देखिए, ये तो केंद्र की बात है भैया, वही केंद्र जहां आज हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हुए, हमारे प्रधानमंत्री, ये उस सदन की बात हुई। अब चलिए प्रांतों में आइए, जैसे हम उत्तर प्रदेश, आप मध्य प्रदेश, बिहार। भारत में आज कितने राज्य हैं? 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर। अब आप उसको समझिए। अब ये मध्य प्रांत, ये मध्य प्रदेश था, अपना यूपी एमपी, वहां पर स्वराजियों को स्पष्ट बहुमत मिला, जो भी हमारे वर्तमान में माननीय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में जो बीजेपी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, 273 सीट। उसी तरह मध्य प्रांत में स्वराजियों को स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल में यह सबसे बड़ा दल बना। स्पष्ट बहुमत तो थी यहां पर, लेकिन दल भी बंगाल में सबसे बड़ा था। बंबई और उत्तर प्रदेश, यहां पर उत्तर प्रदेश का हाल भैया जनते हैं, ठीक है। बंबई और उत्तर प्रदेश में स्वराजियों की स्थिति संतोषजनक थी और मद्रास और पंजाब में जैसा वे चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आशा के अनुरूप उनको सफलता नहीं मिली। अब देखिए, स्वराजी कहां पहुंच गए? केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल में। अब इन्होंने किया क्या, इनके कार्य देखिए। थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ये स्वराजी केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल में गए, तो इन्होंने 1919 की अधिनियम की जांच के लिए एक मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवा दिया। कहा पहले भैया एक समिति बनाओ और इस अधिनियम की जांच करो। और दूसरा, इन्होंने जो दमनात्मक कानून अंग्रेजों ने बनवाए थे ना, उनको रोक दिया, खत्म करवा दिया। ठीक है, इन्होंने उसको खत्म करवाया। तीसरा, जो कपास पर उत्पाद शुल्क लगता था, यानी उगाने का शुल्क लगता था, उसको इन्होंने कहा समाप्त करो, ये फालतू चीज है। और इन्होंने नमक कर में कटौती किया। अब सोचिए, आज और उस समय देखिए कि अंग्रेज नमक का भी टैक्स लेते थे, इन्होंने उसमें कमी करवाया और मजदूर और श्रमिकों की स्थिति को इन्होंने सुधार करवाया। यह स्वराजियों की उपलब्धि थी। ये वहां पर जब गए तो इन कार्यों को स्वराजियों ने
करवाया। यह स्वराज्यों की उपलब्धि थी। अब देखिए दोस्तों, जब 1900 स्वराज्यों की इतनी उपलब्धि जब मिल गई तो 1923-24 में स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ। स्थानीय स्तर पर, जिसको हम नगर पालिका, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना है आज भारत में, तो जब स्थानीय निकायों का जो चुनाव हुआ तो नगर पालिका के चुनाव में कलकत्ता में सीआर दास मेयर बना दिए गए। ये चुन लिए गए। कलकत्ता के मेयर सीआर दास हुए। अहमदाबाद, ये गुजरात में है, वहां विट्ठल भाई पटेल मेयर बने अहमदाबाद के। पटना राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो व्यक्ति जहां के थे पटना के राजेंद्र प्रसाद हो गए। और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुन लिए गए। जनता ने इनको चुन लिया। अब यह सब उपलब्धि स्वराज्यों को मिल रही थी कि उसी समय पार्टी पर एक संकट आ गया। बच्चों, हमारे जो प्रमुख नेता थे सीआर दास, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और यह पार्टी के अगुआ थे, अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, जब 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी की बागडोर कमजोर हो जाती है। पार्टी लड़खड़ा गई। अब पार्टी में दो दल उत्पन्न हो गए। एक तो थे प्रत्युत्तरवादी, जो सरकार समर्थक थे, और दूसरे थे अप्रत्युत्तरवादी। और अब स्वराज्यों में सांप्रदायिक भावना बढ़ाने वाले गुटों में वृद्धि होने लगी और सरकार का समर्थक करने वालों में अंततः ये दोनों दल आपस में इतना भिड़ गए, आपस में लड़ गए कि स्वराज पार्टी की जिस ढंग से, जिस ओज से स्थापना सीआर दास किए थे, जब पुनः 1926 में चुनाव होता है तो इस दल को उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती जितना इसने 1923 के चुनाव में उपलब्धि हासिल की थी। अतः अब गांधी जी जेल से छूट गए थे 24 में, और एक बार कांग्रेस स्वराज्यों के हाथ में जाने के बाद पुनः गांधी के हाथ में वापस कांग्रेस की बागडोर आ जाती है। और गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यों में, ये सब गांधी के आगे कुछ कार्यक्रम थे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी लंबी हो जा रही है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसको आप देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं वीडियो और ज्यादा बनाऊंगा बड़ी। मुझे समय के अभाव में कुछ बातें और थी बताने को, जो मैं यहाँ नहीं, अगले चैप्टर में उसको इंक्लूड कर लूंगा। मैं आपका दोस्त कमलेश्वर तिवारी।